नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। एक तरफ राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले चरण के मतदान में अब महीने भर से भी कम का वक्त बचा है। और दूसरी तरफ सियासी समीकरण इतनी तेजी से बदल गए हैं कि अब जो विश्लेषक हैं उनके लिए भी कोई भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। आलम ऐसा है कि अगर आज की तारीख में कोई सर्वे करे तो अगले 3-4 दिनों में हालात इतने बदल जाएंगे कि सर्वे के नतीजे धरे के धरे रह जाएंगे। इसकी ताज़ा मिसाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है दोस्तों, क्योंकि अब तक दिल्ली में बीजेपी को लोकसभा सीटों के लिहाज से मजबूत माना जा रहा था। दिल्ली के कई एरिया में आप जाइए तो लोग कहते थे कि शायद बीजेपी कुछ सीटों पे जीत जाए, लेकिन बीजेपी ने भी यही उम्मीद की होगी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने से इंडिया गठबंधन को झटका लगेगा और सारी की सारी सीटें फिर से जैसे कि 2019 में आई थी वैसी पूरी की पूरी सीटें बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पहले दिन से केजरीवाल का साथ दिया और आज फिर से आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय और कांग्रेस पार्टी दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करके बताया कि विपक्षी दल न केवल एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, बल्कि केंद्र के तानाशाही शासन के भी खिलाफ हैं। और इतना ही नहीं, अब ये तमाम यानी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं और भी घटक दल, ये सब मिलकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को एक बड़ी रैली करने वाले हैं। आइए सुन लेते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं अरविंदर सिंह लवली। 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। ये रैली आह्वान होगी इस सरकार के कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाने की। ये रैली पूरे देश में एक तो कांग्रेस के प्रमुख जो दिल्ली के प्रमुख हैं, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अरविंदर सिंह लवली, ये जो बातें कह रहे हैं, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए गोपाल राय ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। रामलीला मैदान हम पूछ रहे हैं। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल को पैदा किया था और वही रामलीला मैदान 31 तारीख से अरविंद केजरीवाल के विचारों के साथ मिलकर के इस तानाशाही को खत्म करने की तरफ अपना अभियान शुरू करेगा। रामलीला मैदान में चप्पे चप्पे पर लोग होने चाहिए, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। हमारे समर्थक हैं अरविंद केजरीवाल के विचारों को, उन सबको भी आपको मैसेज करना है, 31 तारीख को दिल्ली चलो, तानाशाही को मिटाने के लिए दिल्ली चलो, रामलीला मैदान चलो का नारा आज के बाद गूंजना चाहिए। और ऐसी महारैली 31 तारीख को हमें करनी है कि उनको पता चल जाए बाहर रहने वाले केजरीवाल से जेल के अंदर रहने वाला केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अपने अंदर की मारने डर को बाहर करो। मरना है तो इस मुल्क के लिए लड़ते हुए मरेंगे, जीना है तो इस मुल्क के लिए लड़ते हुए मरेंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके एक बार नारा लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी पूरा इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। संदीप पाटिल की जो है आपके साथ और डिटेल बात करेंगे हमारे सारे साथी। मुझे 1 बजे वहां पहुंचना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप क्या ऊर्जा है, आपका संदेश जो पिछले दिन से मुझे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं जंतर मंतर से आज तक शायद
तो आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ जो कुछ कह रहे थे, गोपाल राय अभी आप सुन रहे थे, इसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पहुंचे जहां आप पहले सुन रहे थे अरविंदर सिंह लवली को, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बातें हुई। इसके अलावा तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज कैसे बुलंद करनी है, इन तमाम मसलों को यहां रखा गया। अरविंद केजरीवाल आप जानते हैं कि ईडी की रिमांड पर हैं, लेकिन उनके नेताओं के हौसले पस्त नहीं हैं। इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और अब 31 मार्च को इंडिया गठबंधन रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रहा है। इस एकजुटता से बीजेपी की रणनीति को झटका लगता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इधर दिल्ली के बाहर बाकी राज्यों में भी सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है और जातीय और धार्मिक समीकरण देख देखकर टिकटों की घोषणा हो रही है। कल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, जिसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को वाराणसी से टिकट दी गई है। अजय राय जब टिकट मिलने के बाद इनसे वाराणसी में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। आप जानते हैं अजय राय जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। काशी के बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से जनता का विश्वास है, जनता का बेटा हूँ, परिवार का सदस्य हूँ, काशी का रहने वाला हूँ। काशी की गलियों से, काशी के घर घर से, गांव से, एक एक लोगों से वाकिफ हूँ। सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है हमारा। 10 लाख पार का नारा बीजेपी दे रही है बनारस से। अब वो 10 लाख पार जाएंगे कि 10 लाख से हारेंगे, वो वक्त बताएगा, समय का इंतजार करिए। तो कांग्रेस पार्टी ने यहां वाराणसी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है अजय राय, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रहेंगे। पिछली बार भी चुनाव इन्होंने लड़ा था, लेकिन इन्हें हार नसीब हुई थी और इस बार हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज इधर मायावती ने भी उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इनमें से 7 टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए गए हैं। मायावती की इस रणनीति से एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी की मदद के लिए मायावती ने मुस्लिम वोटों के बंटवारे की चाल चली है। अब देखना दिलचस्प है दोस्तों कि मायावती की इस चाल का जवाब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कैसे देगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की बड़ी संख्या अब इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि आज बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कुछ और प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। वहीं बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी 16 सीटों के लिए, क्योंकि उन्हें 16 सीटों पर ही लड़ना है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, उसने 16 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए के घटक दल बीजेपी के साथ मिलकर तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार उसकी कोशिशें कामयाब होंगी, क्योंकि इस बार विपक्ष के दल अकेले अकेले नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने के लिए तैयार खड़े हैं। और यही वजह है कि बीजेपी को इस बार एक एक सीट पर इंडिया की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्या इंडिया गठबंधन की चुनौती के आगे टिक पाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल नहीं है दोस्तों, बहुत छोटा सवाल है। इस छोटे से सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसलिए क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा प्लान जो है वो सामने है। अब उस प्लान के तहत क्या बीजेपी और एनडीए गठबंधन टिक पाएगा? आइए उसी से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। कांग्रेस पार्टी की कल लिस्ट आई, चौथी सूची आ गई। चौथी लिस्ट आने के बाद से हलचल काफी तेज है कांग्रेस के अंदर भी, और बाकी दलों के अंदर तो हलचल तेज ही है। और उसके साथ साथ दिल्ली में जो घटनाक्रम तेजी से बदलते हुए हम देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस और दिल्ली में खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मंच पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। अभी भी अरविंदर सिंह लवली को आपने देखा सुना, और उधर गोपाल राय को भी देखा सुना आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है। आपसे समझना चाहता हूं। और दूसरी बात कि इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होने जा रही है, और उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं का हौसला यहां इसलिए भी बुलंद है क्योंकि आम आदमी पार्टी का निर्माण उसी रामलीला मैदान से हुआ है, और अन्ना का आंदोलन आप सब जानते हैं, तो इसलिए भी
यहां से फाइट बैक की कोशिश में आम आदमी पार्टी और साथ देते हुई कांग्रेस, या कहें तो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन। क्या यह एक मजबूत इशारा है एक मजबूत चुनाव लड़ने की तरफ बढ़ते हुए गठबंधन को हम देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, पटना के गांधी मैदान, उसके बाद मुंबई के शिवाजी पार्क और फिर ये रामलीला मैदान दिल्ली में तीसरी रैली। इंडिया गठबंधन ये जो लगातार रैलियां कर रहा है और बड़े बड़े शहरों में जाके जहां सारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आते हैं, तो वो अपने आप में ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन किस हिम्मत के साथ और कमिटमेंट के साथ ये चुनाव लड़ने जा रहा है। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली जो है वो दिल्ली का पूरा मिजाज बदल देगी। हमने पहले भी बताया है कि दिल्ली की 7 सीटों से जो भी जीतता है वो यहां सरकार बनाता है। 2014 और 19 में बीजेपी जीती, उससे पहले बीजेपी 77 में जीती थी, मगर जब 80 में वापसी करी थी इंदिरा गांधी ने तो 80 में 7 सीटें जीतकर करी थी जी। और इस बार जो दिल्ली का माहौल है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जिस तरह से पूरी दिल्ली को छावनी बना के रखा गया है और जिस तरह से लोग केवल दिल्ली में ही नहीं देश भर में सामने आकर इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, वो ये बताता है कि अब अति हो गई है। दिल्ली जो है पूरे देश को एक बार फिर मैसेज देने जा रही है और ये मैसेज जो है वो बड़ा सीधा और सिंपल ये है कि ये आखिरी चुनाव है। ये रामलीला मैदान की रैली अरविंद केजरीवाल के समर्थन, कांग्रेस को जिताने या बाकी चीजों के लिए तो है, मगर इन सब से आगे जाके ये लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अगर लोकतंत्र बचेगा तो ये सारे दल बचेंगे और आगे चुनाव लड़ते रहेंगे, जीतते हारते रहेंगे। लेकिन अगर तीसरी बार मोदी जी वापस आ गए तो ये सारे दल जानते हैं कि फिर चुनाव और बाकी चीजें, डेमोक्रेसी वगैरह सबको भूलना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपने जो बात करी कांग्रेस की, कल 46 सीटों की लिस्ट आई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में वो भारी उत्साह भरने वाली है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, खास वजह है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनमें से एक दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ना स्वीकार किया है और राजगढ़ से वो चुनाव मैदान में है। इससे पहले 2019 का चुनाव भी दिग्विजय लड़े थे, तब भी उनसे कहा गया था, उन्होंने कहा ठीक है। अभी उनसे कहा गया, उन्होंने कहा ठीक है। और जब उनको टिकट मिल गया, भोपाल में पत्रकार उनके पास गए कि साहब आप राजगढ़ से क्यों लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा पार्टी ने मुझसे कहा है राजगढ़ से लड़ने के लिए तो मैं राजगढ़ से लड़ रहा हूं। अगर पार्टी मुझसे कहती वाराणसी से लड़ने के लिए तो मैं मोदी जी के खिलाफ वाराणसी में होता। अगर पार्टी मुझसे कहती शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए तो मैं उनके खिलाफ लड़ता जी। मैं पार्टी का आदमी हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह बात सबसे अच्छी लगती है कि उनके बड़े नेता जो हैं वो पार्टी नेतृत्व की बात मानते हुए अग्रिम मोर्चे पर उनका नेतृत्व करें। और यह कांग्रेस की बहुत बड़ी जरूरत थी जो दिग्विजय सिंह ने पूरी की है। इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भरना है वो बहुत जरूरी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता में जब उत्साह आएगा तो इंडिया गठबंधन के बाकी दलों में भी उत्साह आएगा। देखिए, अलग अलग सारे दल अपने अपने प्रदेशों में ताकतवर हैं, मगर उनका एकजुट होकर एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। और अब लगता है कि उसकी शुरुआत हो गई है और सारे के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो अब ये ज्यादा नहीं सोच रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी के लिए काम करना है और उसके लिए काम नहीं करना है। वो ये समझ रहे हैं कि हमें मोदी जी के खिलाफ काम करना है, हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना है। क्योंकि अगर लोकतंत्र बचेगा तो हमारी ये राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो बची रहेगी
और इस बात को कार्यकर्ता के साथ जनता भी अच्छी तरह समझ रही है। जी वो जान रही है कि ये जो आज वोट मांगने लोग आने लगे हैं हमारे पास, वो इसीलिए आने लगे हैं कि हमारे पास वोट है। कल जब वोट ही नहीं रहेगा तो फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इस वोट को हमें बचा के रखना है अपने, और वोट को बचा के हम तभी रख पाएंगे जब हम लोकतंत्र को बचा के रखेंगे। तो राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये, और बहुत ही नई स्थिति में ये आ गया है। अब ऐसा नहीं है जैसा मोदी जी कहते थे कि 400 पार और हम अकेले 370 जीतेंगे और बीजेपी हैट्रिक कर रही है। अब ये चुनाव पूरी तरह से एक मुकाबले में तब्दील हो चुका है। इस मुकाबले में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात है, लेकिन एक बात सही है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव को बहुत ही रोचक बना दिया है। अपने काम करने के तरीके और अलायंस की मजबूती के साथ उन्होंने ये बता दिया है कि अगर विपक्ष मजबूत हो तो सत्ता पक्ष के लिए जीतना इतना आसान नहीं होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष मजबूत हो, लेकिन क्या विपक्ष मजबूत हो गया है? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की घटना के बाद से विपक्षी एकता और मजबूत दिखाई दे रही है? मुकेश कुमार सिंह साहब, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, विपक्षी एकता की मजबूती दो तरीके से समझ में आती है। एक नेताओं का साथ आना और दूसरा नेताओं का एकजुट जैसा व्यवहार करना। तो दोनों में 100% अंक भले ही उनको ना मिले, मान लीजिए 5-10% अंक उनके काटे जा सकते हैं ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, लेकिन फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि 100 में से 90 अंक तो उनके बनते ही बनते हैं कि वो बाकायदा एक हैं और एकता अपनी दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, जनता तक ये मैसेज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड राजीव, मुझे एक और चीज दिखती है इस चुनाव में, जो शकील भाई कह रहे हैं उसी की बात में मैं कुछ एक्सटेंड करते हुए कहता हूं कि देखिए, राजनीतिक दल या नेता या कार्यकर्ता प्रिसाइजली ये किसी बात को प्रोपेगेट करते हैं। अल्टीमेटली जनता डिसाइड करती है कि उसके हित में क्या है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का चयन करने के रूप में अपने वोट को एक्सरसाइज करे। इस बार का जो चुनाव है उसमें ये साफ साफ दिख रहा है, जिस तरफ शकील भाई इशारा कर रहे हैं, कि जनता को ये साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार, इनका रिजीम सारे नियम कायदे कानून को धता बताकर लठैत की तरह से सत्ता सरकार चला रही है, चलाना चाहती है, राजनीतिक पूरे के पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चलाना चाहती है, उसको जनता बहुत आसानी से समझ रही है कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब हम खत्म होने वाले हैं। और अगर जनता ऐसा समझ रही है तो जाहिर सी बात है कि फिर वही चुनाव होगा जो हम लोगों ने 77 और 80 में देखा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता, कई बार क्या होता है चुनाव में, एक पार्टी दूसरी पार्टी से, एक पार्टी के उम्मीदवार दूसरी पार्टी के उम्मीदवार से, एक गठबंधन का दूसरे गठबंधन से मुकाबला हम लोग देखते हैं। कुछ चुनाव ऐसे भी हुए हैं इस देश में जिसमें कि जनता वर्सेस सत्ता होती है, सीधे सीधे जनता वर्सेस सत्ता। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव जनता वर्सेस सत्ता है। जनता की आवाज हमें उतनी मुखरित नहीं दिखती नेताओं की तरह से, जितनी कि जनता एक तरीके से शांत है। यही जनता है जिसने, आप देखिए कि 77 में इंदिरा गांधी को जब इस बात का फीडबैक दिया जा रहा था कि वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, आज आपके एक शो में भी उस बात को बहुत डेप्थ में प्रशांत ने समझाया था, शायद उस बात को दूसरे ढंग से दोबारा वो फिर कहें। लेकिन ये फैक्ट है कि जनता अगर ये तय कर लेती है कि इस पार्टी को हमें लाना है या हटाना है, तो आप देखिए कि 77 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार हारी और जनता पार्टी जो आती है 296 सीट लेके आती है, यानी कंप्लीट मैंडेट लेके आती है। और उसके बाद 2.5 साल के अंदर जनता को यह लगता है कि नहीं नहीं, उसने तो ठीक फैसला नहीं किया, उसने तो गलत लोगों को चुन लिया। और उसके बाद वापस वो इंदिरा गांधी को 346 सीटें देती है 1980 में। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जीतती हारती नहीं रही, कांग्रेस भी बहुत चुनाव जीतती हारती रही, उसके बड़े बड़े नेता जीतते हारते रहे। क्या राजीव गांधी नहीं हारे? क्या इंदिरा गांधी नहीं हारी? हारे हैं लोग। लेकिन परिस्थितियां कौन सी थी, कब ऐसी स्थिति बन गई कि जब जनता ने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, इनको हराना है, इनको हटाना है। और क्या वैसी परिस्थितियां इस बार के चुनाव में हमें दिख रही है?
आप देखिए कि जब आप निर्वाचित नेताओं को, चीफ मिनिस्टर्स को उठा करके जेल में डाल देंगे, चुनावी किसी पार्टी का आपने जो है वो अकाउंट फ्रीज कर दिया, आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग जिस जैसा व्यवहार कर रहा है उसमें लगता ही नहीं है कि उसके पास निष्पक्षता और पारदर्शिता नाम की कोई चीज बची है। लोक लाज के लिए, दिखाने के लिए, पोस्चरिंग के लिए भी नहीं बची है। हम देख रहे हैं कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह से भी, न्याय के सबसे बड़े मंदिर से भी बुनियादी इंसाफ नहीं मिल रहा है। और बुनियादी इंसाफ हमारा संविधान लिबर्टी कहता है। अगर आपने लिबर्टी छीन ली अपनी अपनी रियाया से, अपने लोगों से, अपनी अपनी प्रजा से, अपने नागरिकों से, तो इसका मतलब आपने लिटरली प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। आज की तारीख में समझिए हम 6 आदमी यहाँ स्क्रीन पे खड़े हैं, अगर ये सत्ता तंत्र हम में से किसी को भी गिरेबान पकड़ करके जेल में डाल दे और ठूस दे, तो हम क्या उखाड़ लेंगे ये बताइए मुझे। जब ये बड़े बड़े लोग, इस तरह के लोग जिनके पीछे इतना मैंडेट है, ये इस सत्ता को नहीं कुछ हिला पा रहे हैं या छू पा रहे हैं, और जो हमारी दूसरी जो हमारी एजेंसीज है, संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ नहीं, कहीं पता नहीं, हाई कोर्ट कुछ पता नहीं। अगर आपको इस तरह का राज चलाना है तो जनता को क्या यह दिख नहीं रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा है। एक ही दो तरह का एक्सेशन नहीं है। जब आप जाते हैं बुलडोजर का शासन कर चलाते हैं, वो भी पूरी तरीके से कानून की भावना और धारणा के सबके खिलाफ है। तो ये चीजें जब जनता को दिखाई देंगी तो क्या जनता इस चुनाव को, 2024 के चुनाव को, इंडिया गठबंधन हल्का हो सकता है, मजबूत हो सकता है, बीजेपी चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इस बार के चुनाव में जनता को यह लग रहा है कि भाई ये चुनाव हमको अपने लिए लड़ना है। कई बार स्थिति होती है कि आप किसी पार्टी को लाना चाहते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपकी बेहतरी के लिए काम करेगी। इस बार तो स्थिति यह है कि अगर हम नहीं इस बार के चुनाव में जागे तो हम क्या बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म देंगे, और उस तीसरे टर्म के बाद हमारा लोकतंत्र, और जो जिसकी बात शकील जी ने दूसरे तरीके से कही कि क्या हमारे पास वोट का अधिकार बचेगा भी। जी। एक और चीज देखिए, और इसी चुनाव में देखिए कि अगर बीजेपी जिस दमखम से कह रही है, जो बातें कह रही है कि भाई हमारी इतनी सीटें आ सकती हैं, आने वाली हैं, आ ही रही हैं, तो जमीनी हकीकत तो हम लोग कुछ और देख रहे हैं, आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं। जैसे आज प्रशांत ने एक शो में कहा कि भाई उत्तर भारत के जितने आपके राज्य हैं वहां आप सेचुरेशन पॉइंट पे बैठे हैं, और न सिर्फ सेचुरेशन बल्कि 50% से ज्यादा वोट लेके बैठे हैं। और आम दर्शकों के समझने के लिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 50% से ज्यादा वोट के बाद 60, 70, 80 कुछ भी ले आते हैं, आपका टोटल वोट शेयर तो बदल जाएगा, लेकिन आपकी सीटें नहीं बढ़ सकती। तो सीटें बढ़ने के लिए जैसा प्रशांत ने कहा कि भाई आपको नए भूगोल में जाना पड़ेगा, वो भूगोल तो कहीं दिख नहीं रहा। मान लीजिए इनको दिख ही रहा होगा, हमने मान लिया भाई देश तो खाली ज्योति, नेत्र ज्योति तो इन्हीं के पास है और तो किसी के पास है ही नहीं। तो वैसी स्थिति में भी जिसको तिसको पार्टी में लाने की जो आप कवायद करते रहते हो, कोशिश करते रहते हो, उसका आशय क्या है, उसका मतलब क्या है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं सबको ले आओ, सबको ले आओ? शिबू सोरेन की भौजाई, भाभी, हाँ जी वहां पार्टी में, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, कोई कहीं से मिल रहा, अच्छा आ जाओ हमारे पास। क्या स्थिति है ये? जब सबका कुनबा तुम इतना मजबूत जोड़ के रखे हुए हो तो तुमने उनके लिए सीटें कितनी तय की हैं? 400 में से 30 सीटें तुमने उनसे अपेक्षा रखी है। सिर्फ और सिर्फ इतनी अपेक्षा है तुम्हारी, जो तुम ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहे हो कि 370 हमारे, 400 से पार, यही तो कह रहे हैं भाई। तो आप हैं, और इस 30 में किसके किसके लिए रखा है आपने? जितनी आपके सहयोगी दल हैं उनके लिए आपने सिर्फ 30 का लक्ष्य रखा है। चाहे वो जेडी, ये नीतीश कुमार की पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड, चाहे वो और चंगू मंगू जो इधर उधर के, मान लीजिए कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं जिनको ये लगता है कि हम ये हैं वो है, उन सब लोगों के लिए आपने टोटल टारगेट कितना रखा है? 30 सीटें। वाह भाई वाह, 370 आप निकाल ले रहे हैं। और आपकी भी स्थिति यह है कि जहां पर आप सेचुरेशन पॉइंट पर बैठे हैं, उसका जो आंकड़ा है वो आपको सीधे सीधे बता रहा है कि भाई आप मजबूत स्थिति में ऐसी नहीं हो। अगर आप नई टेरिटरी को जो है वो कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो आप कहां से भैया? आप 302 बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है जो आपको 2019 में मिली थी। और माफ कीजिएगा, अगर हम लोगों की समझ, हमारा आंकड़ा, हमारा आकलन, हमारी जमीनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो सही है,
तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की स्थिति हाफ वे मार्क करने की भी नहीं है। ये 200 सीट के आसपास कहीं जाके सिमटने वाले हैं आज की तारीख में। और उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यही है कि भैया तुमको वहां पर सीटें कौन सी नहीं निकाल रहे हो, वोट तुमको ज्यादा भी मिल जाए, हमने मान लिया, तो सीटें अगर नहीं निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि फिर तुम सत्ता में भी नहीं आ रहे हो। और अगर सत्ता में नहीं आ रहे हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़ा साधुवाद इस देश की जनता के विजडम को जाता है। नेता तो सिर्फ एक पॉस्चरिंग, मैं कहता हूं इंडिया गठबंधन है। मान लीजिए अगर इंडिया गठबंधन वाकई में इतना शक्तिशाली है कि ये अपने स्तर पे मोदी को हरा सकता है, तो हरा क्यों नहीं लिया था अब तक? क्या राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे, वहां नहीं हरा सकते थे? खूब अच्छे से हरा सकते थे। तो इंडिया गठबंधन को कुछ चीजों का एडवांटेज जरूर है, लेकिन वो इनविंसिबल जैसी दिखे ऐसा भी नहीं है। तो है कौन इनविंसिबल? इनविंसिबल सही मायने में जनता है। क्या जनता ये नहीं समझ रही है कि उसको 5 किलो राशन के नाम पे डीबीटी ट्रांसफर कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000 रुपए किसी किसी तरीके से हमको दे करके, और इस तरीके से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस तरीके से जो राहुल गांधी इल्जाम लगाते थे कि सूट बूट की सरकार है, वो तो साबित हो चुका है सूट बूट की सरकार है। कितना चंदा आपने लोगों का माफ किया है? लाखों करोड़ों रुपए के तादाद में चंदा माफ किया है। कितना चंदा आपने कॉर्पोरेट से लिया है? लाखों करोड़ों की तादाद में लिया है। और आप नैरेटिव क्या बनाते हैं कि बीजेपी के पास सीटें ज्यादा हैं, बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं। अरे बीजेपी के पास वोट भी ज्यादा हैं क्या? जी जी, किस तरीके से आप आकलन करना चाहते हैं? सीटों के आधार पे करना चाहते हैं कि वोट के आधार पे करना चाहते हैं? अगर बीजेपी या एनडीए को बीजेपी को 38% वोट मिले थे तो उसको 54% जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा है। वो गणित तो नहीं आपको दिख रही है माननीय अमित शाह साहब? क्यों भाई, दिखनी चाहिए थी। अगर आपका उद्देश्य आंकड़ों से खिलवाड़ करने का नहीं है तो आपको ये साफ समझनी और समझानी चाहिए थी। आप ये स्मार्ट प्ले क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं मूर्ख है इसको मूर्ख बनाए जाओ। अगर हम नोटबंदी करके मूर्ख बना करके इससे सत्ता पा सकते हैं, अगर हम जीएसटी फॉल्टी जीएसटी करने वाली जीएसटी इकोनॉमी को डैमेज करने वाली उससे हम सत्ता पा सकते हैं, अगर हम पुलवामा करके सत्ता पा सकते हैं, तो इस बार ठीक है मोदी की गारंटी के नाम पर जनता को मूर्ख बनाते हैं और सत्ता पा लेते हैं। ये जो तरीका है, अगर जनता को लग रहा है कि नहीं भाई यही सबसे सर्वोच्च तरीका है, तो जाओ अपना पत्थर में सिर मारो। क्या हम रोक पाएंगे? आप रोक पाएंगे? नहीं रोक सकते। हम जनता को सिर्फ ये बता सकते हैं कि देखो साहब, इनके क्लेम में ये सच है और उनके क्लेम में वो झूठ है। इसके अलावा और हम लोग कर क्या सकते हैं? हम पत्रकारों के हाथ में इससे ज्यादा क्या है? हम पे भी तोहमत लग जाएगी कि हाँ साहब हम तो एक्टिविस्ट की तरह बात कर रहे हैं, हम अपोजिशन के जो है वो प्यादे की तरह बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जनता को, इस देश में जो भी लोग हमारे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और लोगों से भी वो इंटरेक्ट करें, आपस में बात करें कि इस सरकार का जो तौर तरीका है, ये तौर तरीका उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है, लोकतंत्र के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। माफ कीजिएगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, हम 6 लोग यहां बैठे, हमारे पास 5 किलो राशन नहीं पहुंच रहा। हम नहीं बेताब हैं कि इस सरकार का बने रहना बहुत जरूरी है, और हम इस सरकार के रहमो करम पर भी नहीं पल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये देश, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की गरिमा प्रतिष्ठा। अगर बनी किसी वजह से ये आपसे इतना कहता है कि साहब आप जो केजरीवाल के मामले में कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, सबकी निगाहें होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ कानून काम करेगा, तो इसका मतलब आपको शक भी तो दिख रहा है कि इनके यहाँ कानून काम नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं दिख रहा आपको? आप कहोगे जी मेरे आंतरिक मामले मत बोलो। अरे भोगते रहो। आपके आंतरिक मामले में उसने नहीं बोला, उसने तो आपके बारे में देखा, वो बोल दिया। आपको उससे सबक लेना है, सबक लीजिए, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, अपने कान में तेल डाल के पड़े रहिए। तो ये जो तौर तरीका है, ये बात कि इंडिया गठबंधन आज यहाँ ठीक है, आप रैली करेंगे, चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, जनता ही खाली सोच लेगी उससे भी तो बात नहीं बनेगी। आपको उम्मीदवार भी देने पड़ेंगे, आपको पोलिंग बूथ पे मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, जाकर के वोट भी डालने पड़ेंगे, ये सारी प्रक्रिया एक साथ चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा रोल मुझे ऐसा दिखता है कि इस बार के चुनाव में जनता को खुद निभाना होगा, जैसा निभाएगी वैसा। बिल्कुल बिल्कुल जनता। लेकिन आप 2 बातें यहाँ महत्वपूर्ण बातें आप पहले कह चुके हैं कि जनता इस बार का चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन को जनता का साथ मिल रहा है, और यहीं से एक मजबूती दिखाई दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जनता भी जान रही है कि हमको किसकी सरकार चुननी है। दूसरी एक बात जिसका क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि आप कह रहे थे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी चुनाव हारे,
हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आखिर कब हारे राजीव गांधी, ये बता दीजिए। राजीव गांधी खुद अपना चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन राजीव गांधी की लीडरशिप में 89 में चुनाव कांग्रेस हारी थी। इसका जिक्र यहां कर रहे थे मुकेश कुमार जी, और ये थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूं। इंदिरा गांधी 77 के चुनाव में हारी थी। उस समय आफ्टर इमरजेंसी वो चुनाव हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें इंदिरा गांधी भी हारी, संजय गांधी भी हारे थे। लेकिन राजीव गांधी पर्सनली अपना चुनाव नहीं हारे थे। उपचुनाव वो लड़े इंदिरा गांधी के जाने के बाद 1984 में, प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने में आपको चुनाव जीत करके आना होता है, और उसके बाद 89 का चुनाव उनकी लीडरशिप में आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, और फिर परिस्थितियां कैसे बदली थी आप सबको पता है, इतिहास। तो उतना दूर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आज की तारीख में अब कैसे यहां से परिस्थितियां बहुत तेजी से रोज बदलती जा रही हैं। शुरुआत में जैसे हमने कहा कि आज की तारीख में कोई अगर सर्वे करवाए तो 4 दिन बाद उस सर्वे का नतीजा कुछ और आएगा। इसलिए क्योंकि 4 दिन बाद आप देखेंगे कि रामलीला मैदान में तैयारियां, रैली, जो बहुत बड़ी रैली होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, उसकी तैयारियां होंगी। दिल्ली का माहौल अगर आप देखिए तो धीरे धीरे कैसे बदल चुका है, और पिछले 3-4 दिनों में कितनी तेजी से बदला है, उसका नमूना आप देख सकते हैं। हम तमाम जो खासकर जो सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के चैनल्स हैं, उनके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, या जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको इसकी हवा ऑलरेडी लग गई होगी। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी दिल्ली में ही रहते हैं और खूब घूमते हैं दिल्ली और आसपास। प्रशांत जी, हवा का रुख क्या कह रहा है? क्या बदल चुका है, बदल रहा है? उधर अरविंद केजरीवाल के पीछे सब लगे हुए हैं कि जेल के अंदर से कैसे चलाएंगे, आखिर मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे जेल के अंदर। अभी तक तो सब इस्तीफा दे देते थे, जो भी, हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दे दिया, और इतनी अकड़ कि वो जेल के अंदर से मुख्यमंत्री का काम संभालेंगे। भाई, अगर कोई जेल के अंदर रह करके मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है तो हमारे संविधान में ये तो नहीं लिखा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उनके ऊपर आरोप है, वो लड़ रहे हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन आप क्या कुछ कहते हैं ज़रूर बताइए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर्सनली मामला या बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, बात जो है वो इंडिया गठबंधन, यहाँ से कितनी चुनौती मोदी जी को मिल रही है। बीजेपी या मोदी जी या उनका जो पूरा का पूरा तंत्र है वो ये सोचा होगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, उधर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, अब दूसरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। और क्यों यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आनन फानन में तलवार लटकाई गई, गिरफ्तारी की तलवार, और गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पीछे सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। दिल्ली से सटा हुआ पंजाब है, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, दिल्ली के बाद थोड़ी दूर चले जाइए तो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का गृह राज्य गुजरात है, फिर नीचे जाइए पश्चिम में तो गोवा, 2 सीटें हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, और कुछ और ऐसे राज्य हैं, असम है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है, साथ मिलकर, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी को। इसलिए है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं, यहां से जो इंडिया गठबंधन की प्लानिंग है वो थोड़ा धीरे धीरे हम उजागर करने की तरफ बढ़ें। राजीव जी, आपने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देश की राजधानी है। दिल्ली पे ही कब्जा करने की तमाम लड़ाइयां हमने इतिहास में देखी हैं, और दिल्ली के बारे में हम जानते हैं, इसी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली की 7 सीटें जिस तरफ जाती हैं, भारत की सत्ता भी उसी के पास जाती है। अब मैं आता हूं कि मोदी जी से ब्लंडर क्या हो गया है, गलती कहां हो गई और क्यों हो गई है, इन 2 बात पे फोकस करता हूं। देखिए, 2019 का चुनाव जब हुआ तो थिएटर था पुलवामा। 2024 के चुनाव में मोदी जी ने थिएटर का चुनाव किया था अयोध्या। इतना बड़ा प्रोग्राम किया और ऐतिहासिक और सब कुछ, और खुद मोदी जी ने उस थिएटर को दिल्ली शिफ्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके। और दिल्ली बहुत रोचक थिएटर है राजीव जी, यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, तो यहाँ काफी ड्रामा होगा। और दिल्ली क्यों इम्पोर्टेंट हो गया अचानक?
देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ बैठा है, भारत का ही मीडिया बैठा है, सारे रीजनल टीवी चैनल और अखबारों के ब्यूरो यहाँ है, उनके संवाददाता यहाँ हैं, उनके दफ्तर हैं, उनके टीवी कैमरा है। इसलिए दिल्ली इंपॉर्टेंट। दिल्ली में कुछ भी होता है वो जाएगा, हैदराबाद भी जाएगा, वो बेंगलोर भी जाएगा, वो त्रिवेंद्रम भी जाएगा, वो सब जगह जाएगा, मुंबई भी जाएगा, सब जगह जाएगा। यहाँ मराठी चैनल वाला भी बैठा हुआ है, यहाँ तेलुगु चैनल वाला भी बैठा हुआ है, या मलयालम चैनल वाला भी बैठा हुआ है। दिल्ली राजधानी है देश की राजनीति। दिल्ली का थिएटर बड़ा मजेदार है, और दिल्ली को ये जो बीजेपी समर्थित मीडिया है ये भी इग्नोर नहीं कर सकता। मुकेश जी भी जानते हैं इस बात को, टीवी चैनलों पे रहे हैं। दिल्ली टीआरपी की वेटेज में सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, अगर ये टीवी चैनल उसको नहीं दिखाएंगे, कुछ और दिखाएंगे, रेटिंग गिर जाएगी इनकी। तो दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस गली मोहल्लों तक है। ड्रामे में, थिएटर करने में ये बीजेपी से 2 हाथ आगे हैं। एक वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, आम आदमी पार्टी के एक समर्थक का, कि वो पोस्टर लिए घूम रहा था, उसको पुलिस पकड़ती है। उसके बाद वो कहता मुझे किसी ने दे दिया था पोस्टर, और जैसे पुलिस वाला हटता है तो वो कहता है केजरीवाल जिंदाबाद, कैमरे के सामने। जी। ये है दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, उतना ही नाटकीय जितना मोदी जी हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की प्रेजेंस अच्छी है, पार्टियों के हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ राष्ट्रीय नेता बैठे हुए हैं। तो सारा जो झगड़ा है अब दिल्ली में होना है, और उसकी मीडिया कवरेज सब जगह जानी है। ये जो मोदी जी ने थिएटर बदला है अयोध्या से दिल्ली, ये इनको बड़ा महंगा पड़ेगा। ये बड़ा सेल्फ गोल हुआ है, पहली बात। और ये टेलीविजन के इमेजेस का, फुटेज का, यहाँ की साउंड बाइट का, यहाँ के विजुअल्स का, यहाँ की तस्वीरों का, यहाँ की डिबेट्स का पूरी दुनिया में जाए, पूरी भारत में जाएगा। वो मराठी में जाएगा, वो मलयालम में जाएगा, वो उड़िया में जाएगा। सबके ब्यूरो यहाँ बैठे हुए हैं राजीव जी। एक दूसरी बात कि ये क्यों कर दिया मोदी जी ने। देखिए, सत्ता के साथ क्या होता है, जब निरंकुश सत्ता होती है तो वो उसके इर्द गिर्द एक कोठरी जमा हो जाती है। मोदी जी ने बड़ी मेहनत से लोगों को रिटायर कर ना करके एक्सटेंशन दे देकर अपने इर्द गिर्द एक वो बना लिया है, कोठरी बना ली है। ये सारे फैसले वो कोठरी कर रही है। मोदी जी के पास अब पॉलिटिकल इनपुट्स नहीं है। किसी जमाने में इंदिरा गांधी की भी स्थिति यही थी कि पॉलिटिकल इनपुट्स नहीं थे। उनके भी इर्द गिर्द यशपाल कपूर और माखनलाल पोतेदार और आर.के. धवन, ये लोग जमा हो गए थे। यही राजीव गांधी के साथ भी था जी। कि उनसे उनके इर्द गिर्द जो लोग जमा हो गए थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने तमाम सारी गलतियां करवाई थी। और अब यही मोदी जी के साथ हो रहा है कि मोदी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पॉलिटिकल लोग नहीं है, और किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ता की, नेता की मोदी जी के सामने जाकर सच बोलने की हिम्मत नहीं है। तो वो क्या है, वो ब्यूरोक्रेट। अब ब्यूरोक्रेट को अगर आप बताएंगे कि भाई ब्यूरोक्रेट के सामने समस्या आएगी कि आम आदमी पार्टी की बड़ी प्रेजेंस है, कांग्रेस यहाँ पे ट्रेडिशनली स्ट्रांग रही है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, ये तो बड़ी पॉलिटिकल बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो प्रशासनिक आदमी है, जो आईएएस है, जो आईपीएस है, वो इसका सलूशन क्या निकालेगा? गिरफ्तार कर लो, मुकदमे डाल दो इसके ऊपर, इसका बैंक खाते बंद कर दो। जो प्रशासनिक आदमी वो प्रशासनिक तरीके से डील करने की कोशिश करेगा पॉलिटिकल समस्या को। पॉलिटिशियन पॉलिटिकल समस्या को पॉलिटिकल तरीके से डील करता है। गड़बड़ यहां हो रही है कि पॉलिटिकल समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों से डील कर रहे हैं मोदी जी।
तो उनके पास सोल्यूशन वही है कि बंद कर दो, जेल में डाल दो, मुकदमे कर दो, रेड मार दो, छापा डाल दो, इनकम टैक्स लगा दो, सीबीआई लगा दो, पुलिस लगा दो। यही हमने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान भी यही गलती हो रही थी। तो और उसके बाद बिल वापस लेने पड़े। ये दो बड़ी गलतियां मोदी जी कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए और कोटरी के जरिए आप निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा आपने पॉलिटिकल थिएटर को अपने एडवांटेज वाला जो जगह में कर दिया है, ये उनको नुकसान देगा। राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे परिस्थितियां बदल रही हैं ये बता रहे थे प्रशांत टंडन जी। और अब सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या इंडिया गठबंधन अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता हुआ, और उसमें भी धीरे धीरे देखिए ये तीसरी रैली होने जा रही है। एक रैली पटना में, दूसरी रैली मुंबई में, तीसरी रैली अब दिल्ली में। इस बीच पटना से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती, ये तीनों दिल्ली आ रहे हैं। उधर जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव हुआ एक लंबे अरसे के बाद, और उसमें शुरुआत में एबीवीपी जो है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो तमाम चारों के चारों जो 4 सीटें हैं उन पर वो आगे लीड करते हुए, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है वो ये कि 4 में से 3 सीटें जो हैं उस पर लेफ्ट गठबंधन जो है वो आगे है, और एक में मात्र 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए जो पोस्ट है उसमें मात्र 5 वोट से एबीवीपी आगे है, मात्र 5 वोट से। बाकी में एक बड़ी बढ़त बनाए हुए लेफ्ट है, और उसके लेफ्ट के अलग अलग विंग हैं, वो खबर आएगी आप तक हम पहुंचा देंगे। और चाहे वो अध्यक्ष का पद हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का पद हो, और या सेक्रेटरी का पद हो, इस पे लेफ्ट विंग आगे है। चलिए, एक सूचना है, लेकिन हम खबर और यहाँ चर्चा जो है वो कर रहे हैं देश में जो लोकसभा चुनाव है उसकी, और उसमें कैसे इंडिया गठबंधन और कैसे यहाँ नरेंद्र मोदी के दावे प्रतिदावे। कल ही हम लोग इसी चर्चा में कह चुके हैं कि अब वो 370 और 400 की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेमानी है। वो हम भी आपके साथ छल करते हैं, जैसे मोदी जी छल करके वो बात कह रहे थे, वैसे ही हम भी छल करेंगे, उस पर अपना समय बर्बाद करेंगे। 272 कौन ला रहा है उसी की चर्चा करेंगे। अब 272 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए, और 272 सीटें लाने में कौन सफल सक्षम दिखाई दे रहा है उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि 303 सीटों के लिए अगर 303 सीटें चाहिए तो 100%। आज से ही हमने और प्रशांत जी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, 24 का गणित। वो कार्यक्रम दिन में लाइव किया था हमने, उसको देख सकते हैं। उस गणित में हमने पूरे भारत के 2019 के जो आंकड़े हैं उस पर हमने उन तमाम चीज़ों को रखा है, और कैसे 303 सीटें लाने के लिए आपको 100% उसी रिजल्ट को रिपीट करना होगा जो 2019 में था, और क्या आज की तारीख में 100% रिजल्ट रिपीट करते हुए, उस परफॉर्मेंस को रिपीट करते हुए आप नजर आते हैं ताकि रिजल्ट में तब्दील हो पाए 4 जून को। ऐसा नहीं दिखाई देता है। हमारे 3 पैनलिस्ट साथी यहां पे बोल चुके हैं। मुकेश कुमार जी भी ये बात कह चुके हैं, प्रशांत टंडन जी भी ये बात कह चुके हैं, शकील अख्तर जी भी ये बात कह चुके हैं। यानी जब 303 सीटों तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 370 तो दूर के, मतलब चंदा मामा दूर के वाली बात हो जाएगी। इसीलिए सीधी बात हम करें कि 272 कौन ला रहा है, बीजेपी या कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, इसकी चर्चा करें। और उसमें दीपक जी कौन कितना आगे दिखाई देता है? राजू जी देखिए, आप ये बोल के बड़ा धर्म संकट में डाल देते हैं कि 370 और 400 पे बात न की जाए, लेकिन आप जानते हैं कि जिस दिन से ये टारगेट की घोषणा की मोदी जी ने, तभी से सब लोग जो है इसकी चीरफाड़ करना शुरू कर चुके हैं। और उस चीरफाड़ को मैं उस दिन से कह रहा हूं कि फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं, वो छोड़िए, उस बलून में एक पिन चुभाइए और दूसरा काम कीजिए। जरूरत तो बलून है, हवा और उसकी जी और सही मायने में आप पूछे तो उस चीरफाड़ की शुरुआत हम जैसे लोगों ने ही शुरू कर दी थी, और लोगों को बता दिया था कि गुब्बारा है। माफी चाहूंगा, आपको टोक रहा हूं बार बार कि अगर ऐसा होता है 370-400, तो फिर इस देश में ना डेमोक्रेसी है, ना ही ईवीएम और चुनाव की साफ सुथरी प्रक्रिया है। यह भी तय मानिए, ये घोषित रूप से लिख के रख लीजिए। 370 अगर आता है तो ये तय मानिए, ये 1984 नहीं है, ये ना ही 1977 है,
और 1977 और 1984 के बाद ये कभी 1984 सबसे बड़ा, जिसमें कि आप पूरे हिंदुस्तान में एक आध पार्ट को छोड़ दीजिए, जिसमें शायद आंध्र प्रदेश है, उसको छोड़ दीजिए, एक आधा और क्षेत्र, उस राज्य, उसके अलावा कोई राज्य नहीं, सबको भगवा रंग से रंगना होगा आपको, तभी आप उतनी सीटें ला पाएंगे, जो असंभव है आज की तारीख में। ऐसा नहीं है कि पूरा देश जो है वो अफीम चाट करके बैठा हुआ है, बिल्कुल नहीं है। ये होली का समय है, इसलिए थोड़ा सा ऐसी बातें कर रहा हूं, बुरा ना मानो, होली है, मान लीजिएगा। तो अब डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। निश्चित रूप से, मतलब जो आप 272 कौन लाएगा, ये उसी बात को बहुत ही शालीन ढंग से कहने का अपना तरीका है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप 272 कौन लाएगा ये कहने को जब जाते हैं, तो प्रकारांतर से या अप्रत्यक्ष रूप से आप बता ही देते हैं कि वो दावा जो है वो कितना सही हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने सेट किया है। बहरहाल देखिए, इस समय जो है हर कोई ये मान रहा है कि इस समय जो है इनको आप पार्टी को जिस प्रकार से टच किया गया और जेल भेजा गया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, तो उसका असर भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वो मुफीद, मतलब जितनी बड़ी वो घटना है उतना ही बड़ा रिएक्शन जो है वो इंडिया से हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने भी ये मान लिया है कि ये एक ऐसा राजनीतिक अवसर है जिसके आधार पे आप बिल्कुल 1-1.5 महीने के बाद जो चुनाव आ रहा है उसमें आप बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। और चूंकि अब सबको पता चलने लग गया है इंडिया गठबंधन की, इसमें तो एक बड़ी रैली का जो 31 तारीख को जो कहा जा रहा है, मैं बताऊं राजीव जी कि इस समय देश में जहां भी इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग्स हो रही है, बैठकें हो रही है, वो अच्छी खासी क्राउड को जो है अट्रैक्ट कर रही है। अभी पुणे के इंदापुर में शरद पवार की जो वहां पे रैली हुई है, उसको भी आप देखिए, शेतकरी, मतलब वहां के जो किसानों की जो है महाविकास आघाड़ी ने वहां पर जो रैली की, वो भी इतनी विशाल है। तो मतलब ऐसा है कि सब तरफ संदेश जा रहा है कि आपको इस समय लड़ना है, और ये संदेश जो है शिवाजी पार्क से जा चुका है। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार जो मजबूत हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। मैं एक ही उदाहरण दूंगा, उत्तर प्रदेश के जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का जो बड़ा मजेदार वाकया है, वहां पर जो सिटिंग एमपी है भारतीय जनता पार्टी के ही, उन्हें दिया गया टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर फिर से, लेकिन फतेहपुर सीकरी के जो विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनका अपना बेटा खड़ा हो गया कि यहां से लोकसभा संसद का चुनाव मैं लड़ूंगा, और उसे बाकायदे प्रचार करना शुरू कर दिया है। अब उसको मनाने की कोशिश की जा रही है। जो वहां पे राजकुमार चाहर जो है वो सांसद हैं, और जो चौधरी है बाबूलाल चौधरी जो है वहां के विधायक हैं, बाबूलाल दोनों भाजपा के हैं, और उन्हीं का बेटा जो है वो मैदान ठोक के आ गया है कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा फतेहपुर सीकरी का। तो ये बताइए कि कल जो हम बात करते गुजरात में जो हो रहा है, जैसे पवन सिंह ने उधर टिकट वापस कर दिया, या इधर का नाम भीखा ठाकुर ने वापस कर दिया, रंजनाबेन भट्ट ने वापस कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी तत्व सिर उठा रहे हैं जिसकी कल्पना आप मोदी सरकार के साथ साथ योगी जी के राज्य में करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। वहां भी इस तरीके की बातें अगर शुरू हो रही है तो आप समझ सकते हैं। एक ही बात छोटी सी और बताऊंगा, फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में घटना हुई जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वकील को पीट दिया गया। किसी चैनल ने पीट दिया की जगह कूट दिया, ये जो शब्द का इस्तेमाल किया, उस नाम से उसको नोटिस भेजा गया है, लीगल नोटिस भेजा गया है कि आपने पीट दिया को कूट दिया कैसे कर दिया है। तो अब आप देखिए कि किस स्तर तक जो है फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। यही सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए हर बार जो है बहुत बड़ी रैलियों या बहुत बड़े बड़े भाषणों या बहुत बड़े बड़े वादों से सारी बातें साबित नहीं होती। जो बहुत सारी जो छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं वो भी कोई न कोई संकेत देती हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस समय देश में इस तरीके के जो संकेत जा रहे हैं वो संकेत इसी तरह के हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, और भाजपा जो अस्त व्यस्त हो रही है या जो उसका जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, अवसाद बढ़ रहा है, उसके भी यही छोटे छोटे जो नमूने हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए राजीव जी। जी 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 प्रशांत, अमलेंदु जी, क्या आपको भी लगता है कि ये भाजपा का फ्रस्ट्रेशन लेवल वो बढ़ रहा है? निश्चित तौर पर राजीव जी, जो चीजें सामने आ रही है उससे तो यही समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। ये चीजें एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं और सारी गतिविधियां इसी तरफ इशारा करती हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का प्रकरण हो राजीव जी, और चाहे कोई और प्रकरण हो, ये सब इसी तरफ इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि 100 सीटें भी आ रही हैं।
इसी तरफ इशारा है ये सारा। और जैसा कि शकील जी ने कहा कि अब ये जनता बनाम, मुकेश जी ने कहा कि जनता बनाम सरकार हो रहा है चुनाव, तो निश्चित तौर पे जनता बनाम सरकार ही हो रहा है। जनता ही इस चुनाव को लड़ रही है और जनता ही चाहती है कि ये सरकार जो जाए। राजीव जी देखिए, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का ढिंढोरा पीटा जाता है बड़ा साहब कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो सरकार का ई श्रम पोर्टल है, जो कोरोना काल में जिसपे दर्ज किए थे श्रमिकों ने अपने नाम, उनको आप जो है राशन कार्ड दीजिए। यानी आपने 8 करोड़ लोगों को राशन कार्ड भी नहीं दिया है, तो ये 80 करोड़ राशन जा कहां रहा है? ये भी राजीव जी बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा जब ये सरकार जाए, इसकी जांच होगी तो, कि 80 करोड़ जो राशन देने की बात की जा रही थी, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है 5 किलो, इसमें कितना बड़ा घोटाला है, ये चीजें सब सामने आएंगी। तो अभी तो घोटाले बहुत से खुलने हैं सरकार के जाने के बाद, और जो सामने आ रहे हैं राजीव जी इस इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के बाद, ये जनता के अंदर बहुत सी शंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। अब आप देखिए, लोग लगातार ईवीएम को लेकर के जिस तरीके के सवाल करते हैं, लगातार बातें करते हैं ईवीएम को लेकर के, इसका मतलब जाहिर है कि ईवीएम को लेकर के शंकाएं जनता के मन में है। हम लोग चाहे कोई भी इसको लेकर कुछ भी बातें करना चाहे, लेकिन जनता ये कहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ईवीएम से बनेगी, वरना सरकार नहीं बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये एक आम जो है वो धारणा आम जनता के मन में अच्छे तरीके से बैठ चुकी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी राजीव जी वास्तव में भी सरकार बना रही होगी, तब भी यही समझा जाएगा कि ईवीएम से ही सरकार आई है, जनता ने नहीं चुन के भेजा है। ये एक जो है धारणा बन चुकी है, और इसीलिए राजीव जी फ्रस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी का अपने चरम पे पहुंच चुका है बिल्कुल, और थोड़े दिनों में और पहुंचेगा। जैसे जैसे चुनाव खुलता जाएगा, अभी तो चुनाव खुलना शुरू ही कहाँ हुआ है, अभी तो पहले चरण का जो है मतदान नॉमिनेशन शुरू हुए, तो उसके बाद ही ये आप देख सकते हैं। तो आगे जब बढ़ेगा चुनाव और धीरे धीरे जिस तरीके से मुद्दे सब सामने आएंगे, आपने इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया। 31 मार्च की जो दिल्ली की रैली हो रही है, यानी एक रैली आपने और तैयार कर दी इंडिया गठबंधन की कि आओ भाई करो, हमारे खिलाफ रैली करो। वरना हो सकता है रैली ये कहीं और होती, इंडिया गठबंधन की होती, नहीं होती, ये भी हो सकता है, सब चुनाव में चले गए ना होती। लेकिन अब आपने कह दिया कि नहीं, एक रैली हमारे खिलाफ फिर करो आकर के चुनाव से पहले, तो हो रही है रैली, अब झेलो इसको। अब आप रैली को रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका संदेश और दूर तक जाएगा कि ये सरकार तो बहुत डरी हुई है। आपने जिस तरीके से पूरी दिल्ली को छावनी बना के रख दिया, हो सकता है लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में निकलते ही ना, हो सकता है उनका समर्थन ही ना रहा हो जनता के बीच में, लेकिन आपने जिस तरीके से छावनी बना दिया पूरी दिल्ली को, और आप जो है सबके झोले चेक कर रहे हैं कि झोले के अंदर कोई झंडा तो नहीं रखा है, कोई पोस्टर तो नहीं रखा है, तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, और ये संदेश जा रहा है कि इसका मतलब दिल्ली में आपके खिलाफ बहुत ज्यादा रोष है जनता में। तो ये सारी चीजें राजीव जिस तरीके से हो रही है, ये ठीक सामने से मतलब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रहा है। और जिस तरीके से 31 मार्च की इंडिया गठबंधन की रैली की घोषणा हुई है, और उसमें कौन कौन से इंडिया के दल आते हैं ये देखा जाएगा। दिल्ली में जो जिनकी उपस्थिति है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, यानी वाम दल थे, कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, तो थोड़ा बहुत यहाँ उसका आरजेडी का और समाजवादी पार्टी का भी, तो वो भी शायद उसमें शामिल होंगे, अड़ोस पड़ोस लगे हुए। लेकिन 31 मार्च को आपने इंडिया की एक रैली का और इंतजाम कर दिया, तो आपके फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये चीजें सामने निकल करके आई हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जो इंडिया का जो प्लान सामने आ रहा है, ये साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है, और इंडिया जो है वो अपनी मजबूती के साथ और बाकायदा चरणबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ जो इस सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहा है। और मुद्दे जो इंडिया उठा रहा है, उन मुद्दों की काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और अगर उन मुद्दों की काट होती तो इस तरीके के फ्रस्ट्रेशन सामने निकल करके नहीं आते रहे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकल के नहीं आता। आना चाहता हूं शकील अख्तर जी जल्दी से आपके पास, फिर मुकेश जी आपके पास आता हूं। शकील जी, क्या आपको भी लगता है कि जैसे जैसे, क्योंकि पटना, उसके बाद फिर मुंबई और अब दिल्ली, ये दिल्ली में तो एक पहले से तैयारी कुछ भी नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, जो दलों के नेता हैं, वो अपनी बात रखते हुए नजर आए, और एक इन लोगों के बीच जो कहीं दूरी रही भी होगी तो वो नजदीकियां बढ़ गई हैं, ये कह सकते हैं। जैसे ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही थी, मुंबई की रैली में न गई, न उन्होंने कोई संदेश दिया, लेकिन यहां अपने प्रतिनिधि को उन्होंने भेजा। जब इंडिया अलायंस के नेता जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात करके आए थे तो उसमें उनके प्रतिनिधि भी थे। तो अब दिल्ली की रैली जो है 31 तारीख को, इसको लेकर के, क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के समय में ऐसी रैली होना, इसके क्या मायने देखे लगाए जाए, और इससे ही संबंधित सवाल ये है कि क्या यहाँ से
फिर बाकी राज्यों में, क्योंकि सीटों के बंटवारे और बाकी तमाम चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में जो एक मजबूती होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं में मोबिलाइजेशन होना चाहिए, कार्यकर्ता धरातल पे काम करें, वो होना चाहिए। ये सब और बढ़ते हुए देखेंगे। जो इंडिया गठबंधन की जो प्लानिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या मोदी जी, बीजेपी ये इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, ये कह दिया जाए अगर, तो इनडायरेक्ट रूप से? देखिए राजीव जी, जो आपने अभी इंडिया गठबंधन की बात करी और कहा कि ममता बनर्जी का क्या रुख था, ये जो माहौल बदल रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टियां सबसे पहले इस माहौल को समझती हैं और वो ये समझ रही हैं कि आज की तारीख में मोदी जी अपने विकेट को बचा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए अपना विकेट बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ मोदी जी पे अटैक कर रहे हैं। ये जो चुनाव का नैरेटिव है, ये आज मोदी जी के हाथ से चला गया है। 2014 और 2019 ये दोनों चुनाव जो हैं मोदी जी ने नैरेटिव पे जीते थे, कहानियों पे, छवियों पे, किस्सों पे। लेकिन आज की तारीख में उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई कहानी ऐसी नहीं है जो वो जनता को सुना सके। जबकि इसके उलट आज का नैरेटिव जो है वो युवा ने दे दिया है। अभी हम जब बात कर रहे थे 77 की, 80 की, कि कैसे दोनों में एकदम से परिवर्तन हुआ था, तो वो दोनों परिवर्तन युवा लाया था। आज भी युवा जो है उसकी सबसे बड़ी समस्या है, और हम ये कहेंगे कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। ऐसी बेरोजगारी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है और युवा जो है अब इससे जो है बिल्कुल तंग आ चुका है और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। देखिए, जब भी कभी बेरोजगारी होती है, यहां तक कि अकाल भी पड़ जाता है, तब भी सरकारें, या जब पहले सरकारें नहीं थी, राजतंत्र था, तो काम देने की कोशिश करते थे। अवध का तो एक किस्सा और जो इतिहास है अपने आप में बहुत मशहूर है कि करीब 250 साल पहले नवाब आसिफुद्दौला ने भूल भुलैया बनाई थी, भयानक अकाल पड़ा था। और आप देखिए क्या काम करवाया था, कैसे काम करवाया था कि उन्होंने वहां पे जो गरीब है, निम्न मध्यम वर्ग है, उससे दिन में निर्माण काम करवाया, और जो हमारा व्हाइट कॉलर क्लास है, मध्यम वर्ग जिसे कहते हैं, उच्च मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसने कभी मेहनत की नहीं है, न करना चाहता है, उसको रात को बुलाया कि भाई तू बना तो कुछ सकता नहीं है, बट तोड़ना तेरे को बहुत अच्छा आता है, तो रात को ही तोड़ दिया कर। तो दिन में बनता था भूल भुलैया, रात को तोड़ा जाता था। और वो अकाल के खिलाफ सबसे बड़ी काम देने की परियोजना थी और लोगों को काम मिला, लोगों को सहारा मिला। लेकिन आज की तारीख में जब इतनी बुरी हालत है, तो रोजगार की हमारी सरकार कोई बात ही करने को तैयार नहीं है, वो उसकी बात ही नहीं कर रही है। तो आप देखिए कि युवा को अपने हाथ में मजबूर होकर ये टास्क लेना पड़ रहा है। और ये जो आप रैली की बात कर रहे हैं, ये रैली ये युवा ही सफल करेंगे। देखिए, सवाल क्या है सबसे बड़ा कि कौन सी पार्टी किस तरह काम करती है, उससे युवा उसके साथ जुड़ता है। कभी आपको याद होगा, पुरानी बातें ज्यादा हम करते नहीं हैं, लेकिन 10 साल पुरानी तो बात है, ये केजरीवाल जी और मोदी जी साथ साथ खड़े थे और 10 साल में, सिर्फ 10 साल में हम कहेंगे समय का पहिया कितनी तेजी से घूमा और उल्टा घूमा कि आज मोदी जी उन्हीं केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं और जिनके खिलाफ ये दोनों खड़े थे वही कांग्रेस आज केजरीवाल का दिल से समर्थन कर रही है। तो क्या फर्क है? ये युवा की समझ में आ रहा है, ये जनता की समझ में आ रहा है कि फर्क ये है कि मोदी जी या बीजेपी उपयोग कर रही है और फेंक रही है। और ये मोदी जी और बीजेपी नहीं है, ये विचारधारा है, राइटिस्ट विचारधारा, प्रतिक्रियावादी विचारधारा। ये इसका काम ही ये है कि लोगों को यूज करो और फेंक दो। और दूसरी तरफ एक प्रोग्रेसिव विचारधारा है, एक कांग्रेस की विचारधारा है, एक प्रो पीपुल जिसे कहते हैं, जनता की विचारधारा है कि जो सबको साथ लेके चलती है
और जो इस बात की चिंता नहीं करती कि यह उपयोगी है या नहीं है, वो ये देखती है कि हमारा अपना है, इसका साथ देना चाहिए। तो आज कांग्रेस केजरीवाल के साथ जाके खड़ी हो गई है। अभी अभी 1 साल पहले तक केजरीवाल जी क्या कह रहे थे वो भी कांग्रेस भूल गई है। 10 साल पहले क्या कहा था वो तो खैर कोई सवाल ही नहीं। क्यों? इसीलिए भूल गई है कि भाई ये विपक्ष के ऊपर हमला है, ये केजरीवाल अकेले तुम्हारे ऊपर हमला नहीं है, ये विपक्ष पे हमला है। और विपक्ष पे अगर हमला करेगा, डेमोक्रेसी पे अगर कोई हमला करेगा तो हम उसके साथ में खड़े हुए। कहने को तो बीजेपी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जी। लेकिन बड़ी पार्टी जैसा दिल किसने दिखाया? कांग्रेस ने। और आप देखिए इन्हीं सब का प्रभाव है कि जिन अखिलेश यादव पर सबसे ज्यादा शक किया जा रहा था, उन्होंने सबसे पहले सीट शेयरिंग का काम पूरा किया। और क्यों किया? हर बात के कारण होते हैं राजनीति में। उनका जो अपमान हुआ था वैसा अपमान किसी का नहीं हुआ। जिस मुख्यमंत्री निवास में वो रहते थे कालिदास मार्ग के, उनके हटने के बाद उसको गंगा जल से धुलवाया गया। और इस पर भी आत्मा को शांति नहीं पड़ी तो इतना अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया कि टोटी चोर कहा गया। यह अपमान अखिलेश का नहीं था, उनके पूरे समाज का था। और ये अखिलेश ने कह दिया है अभी कि मेरे समाज का अपमान किया था आपने, और इसीलिए वो मायावती की तरह चुप नहीं बैठ सकते। अपमान तो मायावती जी का ही बहुत हुआ, दलितों का भी हुआ, दलितों पर अत्याचार भी बहुत हुए, मगर एक फैक्टर होता है डर। इससे मुकाबला सब नहीं कर सकते हैं, इससे मुकाबला बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। राहुल गांधी इस डर के खिलाफ बाहर निकले, अखिलेश यादव भी निकल के आ गए हैं, केजरीवाल भी निकल के आ गए हैं, ममता जी भी कोशिश कर रही हैं, और सबको निकलना पड़ेगा। अभी बिहार के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, लालू जी सीटें कम देने की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस मांग रही है नहीं दे रही है, तो लालू जी को भी ये बात समझना पड़ेगी। और तेजस्वी जो यंग नेता हैं जिनके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, उन्हें भी देखना पड़ेगा। कांग्रेस ने इस इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां करी हैं, बिल्कुल। और वही धुरी है इस इंडिया गठबंधन की, मुख्य विपक्षी दल। तो ये थोड़ा थोड़ा सबको समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने समझ लिया है इस बात को, केजरीवाल ने समझ लिया है, उन्होंने बराबर सीट शेयरिंग कर दी है। थोड़ा सा लालू जी को भी समझना पड़ेगा, और लालू जी से ज्यादा तेजस्वी को समझना पड़ेगा कि देखिए बिहार के अंदर कांग्रेस हमेशा लालू जी के साथ खड़ी रही है और नुकसान भी उठाया है उसने। अभी जब पप्पू यादव यहां आए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, तो उन्होंने बोला बड़े सम्मान के साथ कि मैं आज्ञा लेके आया हूं लालू जी से, और गए भी थे मिलने, दोनों से मिलके आए थे वो। बिल्कुल। और अब पूर्णिया सीट उनकी है, लालू जी को देना चाहिए उसको। और जो 6 या 7 सीट देने की वो बात, उसको 8 या 9 देना चाहिए। तो हमारा कहना यही है कि ये इंडिया गठबंधन में सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ एक अकेले कांग्रेस के करने से, कांग्रेस ने अभी राजस्थान में भी 2 सीटें छोड़ी हैं। एक महत्वपूर्ण बात है शकील जी, इंडिया गठबंधन में मतलब कांग्रेस और आरजेडी में खटपट है, ये कंफर्म कौन करेगा? ये तो हम चैनल्स पे इधर उधर देख रहे हैं, वही बातें हम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर अभी तक जितनी भी बातें हुई, खटपट की बातें, सब गलत साबित हुई, सब A to Z गलत साबित हुई। समाजवादी पार्टी के साथ खटपट है, ममता बनर्जी के साथ खटपट है, इधर जेडीयू तो खैर उधर चली गई, लेकिन अब आरजेडी के साथ खटपट है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के साथ खटपट है। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नाराज हैं, तो उधर शरद पवार नाराज हैं। ये सारी बातें आती रही, रोज कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश हुई, लेकिन सारी बातें जो हैं यहां पे गलत साबित हुई। इसीलिए मेरा यह मानना है कि हम उस तरफ न जाकर, क्योंकि वो है ही नहीं ऐसा। अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस ने बड़े भाई की भूमिका यहां निभा दी है। शकील अख्तर जी जो आप बात कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि कांग्रेस ने बड़े भाई की भूमिका निभा दी है। कांग्रेस यहां पूरे दिलो जान से कांग्रेस यहां अपनी बात और अपने जहां जो त्याग करना है वो त्याग कांग्रेस कर रही है। तो फिर खटपट की उम्मीद यहां गुंजाइश ही नजर नहीं आती है। मैं ये कह रहा था, बस ये जोड़ रहा था मैं। शकील जी।
जी, तो अब ये जो चुनाव है वो उस स्थिति में आ गया है जहां पे युवा जो है अपने बेरोजगारी के मुद्दे पर इसको लड़ने जा रहा है। बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको एड्रेस बिल्कुल भी बीजेपी नहीं कर रही है, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, और उसको एड्रेस अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 30 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं वो हम जीतते ही या सरकार में आते ही उसको युवाओं को दे देंगे, युवाओं को वहां पे हम नौकरी दे देंगे। तो देखिए, ये जो 3-4 बड़े इशू हैं यही चुनाव का मुख्य मुद्दा बनने वाले हैं। सबसे पहले बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, उसके बाद सरकारी शिक्षा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। सरकारी शिक्षा गायब कर दी है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि 35 से 40% फीसें और स्कूल के दूसरे खर्चे पिछले 2 साल में बढ़ा दिए गए हैं। 35 से 40%। पहले गरीब के बच्चे से लेके निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। और इस मामले में केजरीवाल ने बड़ा काम किया है दिल्ली में, सरकारी शिक्षा पे स्कूलों को बेहतर बनाने में। और एक बात और बता दें, हम शायद यहां पहली बार ही बता रहे होंगे हम इस बात को कि उन्होंने एक जो काम किया वो तो ऐतिहासिक काम रहा है अपने आप में, कि जो प्राइवेट स्कूल्स ने पहले ज्यादा फीस बच्चों से ले ली थी, सारे बड़े प्राइवेट स्कूल्स ने, उन प्राइवेट स्कूल्स ने बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को लेटर लिख के, जिनके फोन नंबर थे उनको फोन करके बुला के वो बढ़ी हुई फीस वापस दी है। ये अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। हमने इसको लिखा है, लेकिन वो चूंकि जाहिर है कि केजरीवाल को ये लोग दिखाना और बताना नहीं चाहते, विज्ञापन तो उससे बहुत लिए हैं, पैसा उससे बहुत लिया है, तो ये ज्यादा प्रचारित नहीं हो पाया। आज हम इस चैनल पे हमें अच्छा याद आ गया तो हम बता रहे हैं। इससे पहले किसी और राज्य में हुआ हो या हिंदुस्तान में कहीं हुआ हो हमें नहीं मालूम, शायद हुआ भी नहीं होगा, जहां जिसके पास प्राइवेट स्कूल के पास, अस्पताल के पास, दुकान वाले के पास ज्यादा पैसे पहुंच गए वापस नहीं आते। लेकिन उन्होंने बाकायदा, केजरीवाल ने सारे प्राइवेट स्कूलों के कागज चेक करवाए, और जाहिर है कि वो फीस लेते हैं तमाम तरह की, तमाम खातों में। कोई पेरेंट हिसाब किताब नहीं लगा पाता, और जो जितने मांगे जाते हैं उतना देके आता है, देना ही पड़ता है उसको। वो वापस की गई है बुला के एक को, और उसके बाद वो सारा रिकॉर्ड जो है राज्य सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास सबमिट किया। तो ये जो जिस तरह के काम हो रहे हैं, तुम सरकारी शिक्षा की बात कर रहे थे, इसके अलावा सरकारी चिकित्सा भी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। अभी आपने देखा ही है कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का नाम आया है चुनावी बांड खरीदने में, यशोदा का। जी, यशोदा गाजियाबाद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और बताया जाता है कि उसके जो संपर्क है वो सरकार से और पार्टी से बहुत ज्यादा है। उसने चुनावी बांड खरीदा। हॉस्पिटल को चुनावी बांड खरीदने की जरूरत क्या पड़ रही है? तो हॉस्पिटल चुनावी बांड खरीद रहा है, इसका मतलब कि अस्पतालों ने कुछ ऐसा पैसा कमाया है जिसको लेके वो मुश्किल में है। तो ये 4-5 चीजें हैं, ये असली चुनावी मुद्दा बनेंगी। और जो बाकी के नैरेटिव है, भावनात्मक, हिंदू मुसलमान, नफरत, विभाजन, वो हमें लगता नहीं है कि इन चुनावों में मुद्दा बनेंगे। जी बिल्कुल। यशोदा गाजियाबाद नहीं, यशोदा मुंबई, और यहाँ गाजियाबाद वालों ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने नहीं दिया है। खैर चलिए, लेकिन यशोदा नाम है और चेन तो एक ही होगा, शायद मालिकान भी एक ही होंगे। जो भी हो, उस पर भी हम बार बार उस पर चर्चा में उन बातों को लेके आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहाँ कैसे पूरा का पूरा चुनावी नैरेटिव जो है वो चेंज हो रहा है। देश की सियासी हवा किस दिशा में जा रही है उसकी चर्चा, और उसमें कैसे प्लान जो इंडिया का है वो आगे सामने आ रहा है, और किस ढंग से इंडिया गठबंधन मजबूती दिखा रहा है। आना चाहता हूं एक बार फिर से मुकेश कुमार सिंह साहब आपके पास। मुकेश जी, क्या कुछ आप देखते, कुछ जोड़ना भी चाहते थे, वहीं से बात शुरू करते हैं। देखिए, मुझे 2-3 बातें जोड़ने का बड़ा मन है आज की इस डिबेट को इनरिच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात जो अमलेंदु जी ने कही, जनता ये समझ रही है कि ईवीएम के साथ जो गड़बड़ करके चुनाव को मैनेज कर सकती है बीजेपी, उसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाहूँगा। हालांकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े जाने माने वकील हैं, जिन लोगों ने का ताल्लुक अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले केस से भी रहा है।
मैंने कहा साहब बड़ी मेहरबानी हो अगर सुप्रीम कोर्ट इतना कर्म कर दे इस देश के ऊपर कि वो ये कह दे कि साहब वीवीपैट के हर डब्बे की काउंटिंग होगी, और अगर ऐसा कर दे तो अपने आप में चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी ब्रीथिंग आ जाएगी, मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी आ जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप ईवीएम भी रख लीजिए और जैसे ही वीवीपैट काउंट हो जाएगा वो बैलेट भी हो जाएगा। और उस स्थिति में एक इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर, पुराने जमाने में जब बैलेट से वोट होते थे तो रिटर्निंग ऑफिसर बहुत सारे वोट को इनवैलिड कैटेगरी में डालने की स्थिति में होते थे कि साहब इसका ठप्पा ठीक जगह पर नहीं लगा है, इसका रॉन्ग इंप्रेशन दूसरी जगह पर आ गया वगैरह वगैरह, तो उसको डिस्प्यूटेड वोट या इनवैलिड वोट करार कर दिया जाता था। वीवीपैट आपको उस इनवैलिड वोट के फंदे से भी बाहर निकलता है, क्योंकि आपने जो जिसको वोट दिया, आपका अगर इंप्रेशन एक पर्ची के रूप में वहां पहुंच गया, दर्ज हो गया, तो कल को उसका सेग्रीगेशन होगा, भाई ये वोट बीजेपी के, कांग्रेस के, लेफ्ट के, राइट के, जिनके भी। तो उससे क्या होगा कि इस चुनाव की पवित्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इन्हीं वकीलों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का करेज नहीं दिखाएगा। वहां पर बैठे हुए जज इस तरीके से डरे हुए हैं कि वो इस बात की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग और उसके पीछे वो लॉजिक देते हैं कि देखिए इससे ज्यादा ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, वायलेशन ऑफ लॉ नहीं हो सकता कि जिस तरीके से सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है और हम वहां बेल की एप्लीकेशन लेके जाते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं। एक व्यक्ति किसी को आप आज गिरफ्तार करते हैं, उसको आप पहले रिमांड में लेते हैं, पुलिस कस्टडी में भेजते हैं, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं, उसके बाद वो इंटाइटल हो जाता है जुडिशियल कस्टडी में जाते ही कि साहब इसको बेल दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। और आप जिसको बेल देना चाहेंगे उसको कह देंगे कि हाँ साहब भले ही ये हमारा अप्रूवल हो गया है लेकिन इसको हम बेल दे सकते हैं। और अगर नहीं, किसी को नहीं देना चाहेंगे तो कहिए बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बहुत दमदार आदमी है, बाहर निकलेगा तो सब एविडेंस डैमेज कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और कोई कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये अभी तक इस बात को क्यों नहीं वेहेमेंटली कह रहे हैं? अगर वो ये कह सकते हैं कि केस चुटकियों में उड़ जाएगा, कोई व्यक्ति साल, सवा साल से, 1.5 साल से जेल में बंद है और आप उसके खिलाफ ट्रायल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्या ऐसी कोई बंदिश है कि आप उसको 10 साल जेल में नहीं रखेंगे? आपने क्या किया दूसरों के साथ? 4 साल के बाद वो जो है सो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे बेचारे 4 साल के बाद छूटे हैं, नौलखा या क्या उनका नाम था, ऐसा कुछ, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो न्याय की वो बुनियादी चीजें एक वो नष्ट हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस बात को शकील साहब ने कहा, वो थी बेरोजगारी और नौकरी और भर्ती, इस चीज के बारे में। यही वो सबसे अच्छा समय है इंडिया गठबंधन के लिए जब वो डंके की चोट पे इस बात का ऐलान करे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इस बात को इंश्योर और इन्फोर्स करेंगे कि वैकेंसीज, अगर सैंक्शन पोस्ट हैं तो वैकेंसीज वेल विद इन द टाइम फुलफिल की जाएंगी। इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक काम समय से होता है राजीव जी, और वो ये है कि चुनाव हमारे निर्धारित वक्त पे होते हैं। अगर कहीं कोई सीट खाली हो जाती है, कोई असेंबली भंग हो जाती है, तो जो संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, उतनी ऑब्लिगेशन चुनाव आयोग पूरा करता है। इसके अलावा कोई काम इस देश में निर्धारित वक्त पे नहीं होता। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो आज नौकरी में आता है, चाहे वो जज हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, आप उसको कॉलेजियम से भरना चाहते हैं वहां से भरिए, आप यूपीएससी से भरना चाहते हैं वहां से भरिए, आप उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भरना चाहते हैं, जो भी आपके पास एजेंसी, सारे इंस्टीट्यूशंस पहले से बने हुए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से आप ये इंश्योर कीजिए कि एक पद खाली होने के 1 महीने पहले भर लिया जाएगा और भेजिए दूसरे व्यक्ति को जो सक्सेसर है वहां कि जाओ भाई तुम अपना चार्ज लो, टेकअप करो, और जिस दिन रिटायरमेंट का दिन होगा वो फलाने आदमी की जो भी फेयरवेल होगी, लगे हाथ ही आप ये इस देश में इंतजाम कर दीजिए कि कोई व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, अगर एक बार उसका रिटायरमेंट एज उसने अटेंड कर ली है तो उसके बाद उसको फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। आपको लगता है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़ गई है, उनके लिए रिटायरमेंट एज आपको बढ़ानी है, आप 58 से 60 लेके आए, 60 से 65 कर लीजिए, 70 कर लीजिए, लेकिन एक बार आप नौकरी से हटेंगे तो फिर आपको किसी और तरीके से सत्ता की रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह का बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल देश में होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, अक्रॉस ऑल रैंक एंड फाइल। बिल्कुल सही कह, किसी को दूसरे कुछ काम करने हैं, आपको नौकरी छोड़ करके चुनाव में आना है, आप आइए, आपका पूरा अधिकार है, नौकरी से इस्तीफा दीजिए, जो उसका एक सिस्टम है उस तरीके से आप आइए और वो काम कीजिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं, इसी से जुड़ी हुई, कि यस,
अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य, शकील साहब जिस दो चीजों की बात कर रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इनका अगर आपने आज भी समय रहते राष्ट्रीयकरण नहीं किया, पूरी तरीके से इसको कॉर्पोरेट और प्राइवेट हाथों से बाहर नहीं निकाला, पॉलिसी लेवल पे, बहुत बहुत बड़े लेवल पे, तो आप सोच के देखिए कि आपकी स्थिति डाउन द लाइन मुश्किल से 25-30 साल के अंदर क्या होने वाली है। इस तरह के डेमोग्राफिक डाटा है हमारे पास, साफ साफ बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की आबादी घटने की रफ्तार से चल रही है। 2.1 का जो रेशियो होता है उसको ये माना जाता है कि साहब ये स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है, हम 2 से नीचे चल रहे हैं और इस तरह का प्रेडिक्शन है कि 2050 तक हम 1.4 तक आ सकते हैं। सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तरफ बच्चों की शादियां देर से हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो फर्दर बच्चे पैदा करने से परहेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चों की परवरिश बहुत भारी लग रही है, बहुत कठिन लग रही है, बहुत मुश्किल लग रही है। और ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है, और भी कई विकसित देशों में इस तरह की चुनौती है कि वहां आपको वो बहुत बड़ी चुनौती, बगल में चाइना है, बुरी तरह से झेल रहा है। लोग बच्चे इसलिए नहीं पैदा करना चाहते हैं कि आप, हमारे लिए उनको पालना मुश्किल है। तो पालना मुश्किल क्यों होगा? जब अगर आप शिक्षा को और स्वास्थ्य, दूसरा समता मूलक समाज बनाने के लिए जब तक आप इन दोनों चीजों को नहीं करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के उस बेसिक इनहेरेंट पर्पस को नहीं पूरा करेंगे जिसमें कि वाकई में इक्वालिटी बिफोर लॉ है। तो ये भी एक ऐसी चीजें हैं जिसको इस चुनाव का नैरेटिव बनना चाहिए, और ये अच्छा समय है कि इसको लपके विपक्ष की पार्टियां और कहे कि नहीं साहब, हम सिर्फ नौकरियां ही नहीं देंगे बल्कि हम इनसे जुड़ी हुई इन एनोमलीज को भी ऐसे ऐसे दूर करेंगे। ये इतनी बात मुझे कहनी थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आप लोगों तक पहुंचानी है। एक तो कानपुर के सांसद, नाम है उनका सत्यदेव पचौरी साहब, कानपुर लोकसभा से उन्होंने कह दिया है, चिट्ठी लिखी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि मैं वर्तमान कानपुर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, अतः मेरे नाम पर विचार न किया जाए। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और पार्टी के द्वारा दिए गए सभी दायित्वों का निर्वहन करता रहूंगा। ये हैं, एक और भी नाम जुड़ गया जो बीजेपी के हैं सांसद, उन्होंने कह दिया कि कानपुर से मुझे टिकट न दिया जाए, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये चुनाव नहीं लड़ने वालों की संख्या बीजेपी में क्यों बढ़ रही है, इस पे चर्चा बहुत लाजिमी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके अलावा एक खबर और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें चारों सीटों पर लेफ्ट विंग का कब्जा होने जा रहा है। चारों सीटों पर लेफ्ट विंग का कब्जा होने जा रहा है। शायद ये एक तो 4 साल बाद चुनाव करवाया गया है, आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लंबे वक्त के बाद, और उसके बाद अब वहाँ कब्जा प्रेसिडेंट का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, सेक्रेटरी का पद और जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, चारों पद पे लेफ्ट विंग का कब्जा होने जा रहा है। और ये 9 बजे इसकी घोषणा होगी। धनंजय हैं लेफ्ट विंग से, उसके बाद नाम सारे अभिजीत कुमार हैं, फिरोज आलम हैं। तो ये तमाम जो हैं ये चुनाव जीत के करीब है, बहुत लीड जो इनका काफ़ी ज़्यादा है और ये जीत के करीब है। यानी कि एक बार फिर से लेफ्ट विंग का परचम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लहराने जा रहा है और यहाँ से दिल्ली की हवा बदलती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत टंडन जी, आऊँगा आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए। देखिए, कहानी आज तो जेएनयू की ही होगी। जेएनयू की चारों सीटों पर एबीवीपी हार रही है। सरकार होने के बाद, वाइस चांसलर होने के बाद, इतनी साजिशें करने के बाद, इतना मीडिया को बदनाम करने के बाद कि कोई वहाँ पे कंडोम की गिनती कर रहा है, कोई वहाँ पे शराब की बोतलों की गिनती कर रहा है, ये सारी साजिशों के बाद भी जेएनयू के चारों प्रमुख सीटों पर एबीवीपी हार रहा है और ये भी इसे थोड़ी देर में जो है शुरू हो जाएगा। वहाँ जीत का जश्न जेएनयू में अभी से चालू हो गया है। वो वीडियो भी आप तक पहुँच गया हो तो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली का देखिए, इसे ही बात मैं कह रहा था कि मोदी जी ने अगर दिल्ली को राजनीतिक थिएटर बनाया है तो दिल्ली की दर्शक दीर्घा बहुत बड़ी है। अब ये जेएनयू के चुनाव, छोटी यूनिवर्सिटी है जेएनयू, लेकिन खबरों में बीजेपी लेकर आई इसको, खबरों मोदी जी लेकर आए
अब अगर जेएनयू का चुनाव भी आप हारेंगे ये तो तस्वीर जाहिर सी बात है कि तस्वीर है, जेएनयू की तस्वीर जी है। जी वहां पे वामपंथी एक बार फिर जीत गए। 75% पोलिंग हुई है 12 साल के बाद। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है राजीव जी, यहाँ पे कुछ भी होगा वो राष्ट्रीय खबर बनती है। और इतना जेएनयू के साथ आपने जो है सौतेला व्यवहार अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी के साथ, कोई अपने संस्थान के साथ ये करता है जो यूनिवर्सिटी दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है, जिसका रिसर्च गिना जाता है। जी इसी सरकार में 2 कैबिनेट मिनिस्टर जेएनयू के हैं, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, बिल्कुल। दोनों जेएनयू के पढ़े हुए हैं। तो आप अपनी विश्वविद्यालय को इतना बदनाम कर रहे थे, अब वहां से सब में मैसेज आया। इसलिए मैं राजीव जी कह रहा था कि ये दिल्ली को अगर आप अखाड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी है, यहाँ पे जेएनयू भी है, यहाँ पे जंतर मंतर भी है, यहाँ कांग्रेस भी है, यहाँ मीडिया भी है, यहाँ सारा साजो सामान है जिससे मोदी जी लड़ नहीं पाएंगे। मुश्किल है यहाँ की लड़ाई। दूसरा कि जो खबर कानपुर से आई है, पचौरी साहब, सत्यदेव पचौरी, सिटिंग एमपी बीजेपी के, ये चौथे एमपी है शायद जिन्होंने मना किया है, 3 तो गुजरात से ही है। ये क्यों मना कर रहे हैं? एक कलकत्ता के भी जिन्होंने मना कर दिल्ली दिया वाले था, थे, 2 दिल्ली वाले, दो दिल्ली वाले, डॉक्टर कभी हर्षवर्धन अगर और क्रिकेटर गौतम गंभीर। तो अगर चिट्ठी है, देखिए, अगर लोग सत्यदेव पचौरी जी। साहब की चिट्ठी, नड्डा जी के नाम। जी तो अब अगर जितने लोग मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने से, इसका मतलब है कि उनको जमीन से कुछ आवाजें आ रही हैं। मैं पचौरी साहब की इसलिए बात करना चाहता हूं कि कानपुर है, सेंट्रल यूपी है, लखनऊ के बगल में है, और इसका मैसेज जो है वो जाएगा दूर तक। तो आज की तारीख में राजीव जी स्थिति ये है कि चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, आम आदमी पार्टी का पूरा मसला हो, मोदी जी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं नैरेटिव को। इसलिए ये बातें बार बार होती हैं कि इलेक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो इस वक्त देखा जाए तो मोदी जी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। पुलिस उठा के बंद कर देगी, लेकिन वो हेडलाइन क्या बन रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं। आपने एक सोई हुई पार्टी को जगा दिया, जो पार्टी बहुत अभी जिसके अंदर बड़े अंतर विरोध थे, कुछ बातें थी, उसको आपने जगा दिया। तो अब आपने सबको इलेक्शन मोड में लाके खड़ा कर दिया है। ये एक मुश्किल लड़ाई खुद उन्होंने पैदा कर दी मोदी जी ने। और अभी भी आज मैं कुछ कॉलम जो मोदी जी के समर्थक कॉलम निगार हैं, संडे को लिखते हैं, तो उनका मैं देख रहा था कि फिर वो अभी भी उनको विश्वगुरु ही दिख रहा है। जी बिल्कुल। अरे भाई, अभी चुनाव यहाँ विश्वगुरु पे नहीं होना है, चुनाव होना है रोजगार पे, चुनाव होना है पेट्रोल पे, चुनाव होना है महंगाई पर। तो ये जो है इसलिए ये महंगा पड़ेगा। ये जो केजरीवाल का जो दांव है बिल्कुल उल्टा पड़ने जा रहा है राजीव जी। जी बिल्कुल। मुकेश जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी मुकेश जी। मैं चलते चलते मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, जब बीजेपी के जो नेता, जो मौजूदा सांसद ये कह रहे हैं कि मैं इस परिस्थिति से, निजी परिस्थिति से, फलाने ढिकाने की वजह से मैं चुनाव लड़ने की दशा में नहीं हूं, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पार्टी उनका टिकट काट रही है। और टिकट इसलिए काट रही है क्योंकि वो विनिबिलिटी फैक्टर में फिट नहीं हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनको जमीनी हकीकत ये दिख रही है कि साहब हम तो यहां से जीत नहीं पाएंगे। तो पार्टी टिकट काट करके आपको ज्यादा बेआबरू करे, जैसे हम लोगों को संस्थानों में कहा जाता है, भाई साहब इस्तीफा दे दीजिए, यानी ले ऑफ नहीं किया जाता, हमें निकाला नहीं जाता, ताकि लेबर लॉ के तहत, लेबर एक्ट के तहत हमें कुछ ना, बोले भाई साहब बस हो गया, कंपनी आप इस्तीफा दे दीजिए आप। और बड़े प्यार मोहब्बत से हाँ जी हम आपको नोटिस पीरियड का भी ये देंगे और वो भी करेंगे और वो भी करेंगे, ये होता है। उसी तरीके से राजनीतिक दल में जैसे ही राजनीतिक दल ये तय करता है कि आपको हम टिकट नहीं देने वाले हैं,
हम किसी नए चेहरे पे अपना दांव लगाने वाले हैं, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक आपका टिकट कट रहा है, लेकिन और दूसरा ये है कि पार्टी यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा, यहाँ थोड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि कई लोगों के टिकट, ऐसा नहीं है कि यही 4 5 7 लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी उनके ही टिकट काटे गए हैं, तो ये तो दूसरे लोग भी कर सकते थे, दूसरे लोगों से भी ऐसे कहते, बीजेपी सबको एक लेटर भेज देती कि हाँ आप सबके टिकट हम काट रहे हैं और सब चिट्ठी दे दीजिए, लेकिन सबकी चिट्ठी नहीं आई है यहाँ मुकेश जी, यहाँ चिट्ठियां कुछ एक लोगों की ही आ रही हैं। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं उसमें कहीं संदेह होता है, संदेह मतलब आप पे नहीं उन लोगों पे संदेह होता है कि आखिर क्यों गौतम गंभीर ही चिट्ठी लिखते हैं, क्यों हर्षवर्धन ही चिट्ठी लिखते हैं, बाकी लोगों ने रमेश बिधूड़ी ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं, यहां मीनाक्षी लेखी ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं। आपका बिल्कुल मौजूद है, लेकिन मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि इस सवाल का जो सही एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि देखते हैं पार्टी टिकट देती है कि नहीं, मुझे देगी, मुझे मिलना चाहिए। बहुत लोगों को मिल रहा है, बहुत लोगों को रिपीटेटिव टिकट, लेकिन पार्टी जब फैसला ले रही होती है तो वो कुछ और देख रही होती है, वो ये देख रही होती है कि हम यहाँ से सीट इस कैंडिडेट के साथ सीट नहीं जीत रहे हैं। चलिए और वैसी स्थिति में कुछ लोग स्मेल कर लेना चाहूंगा मुकेश, कुछ लोग स्मेल करते हैं राजीव। पवन सिंह को आप दे देते हैं, आप दे देते हैं, उधर रंजन बेन भट्ट को टिकट देते हैं, वापस कर देती हैं, क्यों करती हैं? साबरकांठा के जो सांसद हैं ठाकुर, वो ठाकुर जो हैं वो क्यों वापस कर देते हैं? आपने जिनको टिकट दिया वो भी तो वापस कर रहे हैं। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जो इसमें 2-3 एक्सप्लेनेशन एक साथ जुड़े हुए, यानी एक वो लोग जो स्मेल कर लेते हैं कि हमको पार्टी टिकट नहीं देने वाली, हम ऐसा करते हैं कि बलिदानी दस्ता बन जाते हैं। दूसरा होता है कि जिसको आपने जिसको ये लग रहा है कि नहीं पार्टी को हमें टिकट देना चाहिए, अच्छा देगी कि नहीं देगी देखते हैं, नहीं देगी तो हम कर क्या लेंगे टाइप से। और एक तबका वो है जो कहता है नहीं भाई साहब हमको धोखे से टिकट मिल गया है, गलती से मिल गया है, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन थी और हमारी हिम्मत नहीं है, मुझे पवन सिंह की बात कह रहे हैं। तो इसमें तीनों कैटेगरीज के लोग हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनको हम एक ही नहीं मान सकते हैं, इसमें तीनों अब क्या कोई रमेश बिधूड़ी से पूछे, कोई हर्षवर्धन से पूछे कि उनको टिकट, मीनाक्षी लेखी से पूछे कि उनको टिकट अच्छा लगा क्या? कतई नहीं। लेकिन वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद पार्टी उनको मौका देगी और इसलिए वो दूसरी कैटेगरी में चले गए। कैटेगरीज अलग अलग है, बिल्कुल, एंड रिजल्ट भले ही सबका एक हो लेकिन कैटेगरीज अलग अलग है, ये मेरे कहने का। जी कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, ये तय मानिए, और चाहे कैटेगरीज कुछ भी रहें लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। और एक डर है, एक डर बना हुआ है इंडिया गठबंधन से, और सबसे बड़ा डर ये कि क्या हम हैट्रिक बना पाएंगे या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर मंच से यही कहते हैं कि 1.5-2 महीने बाद मैं खुद ही लौट के आ रहा हूं। तो और जब आप हर मंच से ये बात कहते हैं, उसके बाद जैसे अभी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को दिल्ली में ही वो पुरस्कृत कर रहे थे, तो उस समय भी उन्होंने कहा अगले साल मैं ही आपको इनाम दूंगा, पुरस्कार दूंगा। लाल किला की प्राचीर से कह चुके हैं। फिक्की के एक सभा में गए, वहाँ भी उन्होंने कहा कि 1.5 साल से मैं उस काम में लगा हुआ हूँ कि अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा तो फिर देश को कैसे आगे बढ़ाऊँगा, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करने हैं मुझे। तो ये सब बातें जो आप कह रहे हैं, तो आपको अंदर खानी ये डर भी सता रहा होगा कि 4 तारीख को अगर हार गए, 272 सीटें नहीं आई, तब फिर क्या होगा। अभी तो अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। चलिए खैर, चर्चा को खत्म करते हैं यही। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मुकेश कुमार सिंह साहब आपका, प्रशांत टंडन जी आपका, शकील अख्तर जी आपका,